हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 का टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट के अंदर। इससे पहले पार्ट 1 में हमने राइटिंग स्किल्स क्या होती है वो देखा था, टेक्निकल राइटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था, है ना। तो टेक्निकल राइटिंग का हम ये जो है एक्सटेंशन है बेसिकली सब्जेक्ट का, टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट का ये एक्सटेंशन है जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड होके हम इस वीडियोस में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में राइटिंग स्किल्स क्या होता है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में जो है हम टेक्निकल राइटिंग स्पेसिफिक होके समराइजेशन, रिसर्च क्या होता है ना, और बाकी राइटिंग के जो है प्रोसेस क्या होती है, प्री राइटिंग स्टेज, राइटिंग स्टेज, तो ये जो है टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम कवर करने वाले हैं। प्री राइटिंग स्टेज क्या होता है, राइटिंग स्टेज क्या होता है, पोस्ट राइटिंग स्टेज क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग के स्किल्स दैट इज़ रिसर्चिंग, समराइजिंग, आउटलाइनिंग, विजुअल एड्स, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इन सब का और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, टेक्निकल राइटिंग कुछ नहीं होता, क्लियर एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, लाइक रिपोर्ट्स, मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस। और ये जो है कम्युनिकेटिंग जो है इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का बेसिकली एक उसमें फोकस करता है स्पेसिफिक ऑडियंस को। जो कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बिगिनर हो सकता है, बट हाँ स्पेसिफिक ऑडियंस को जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स बना के, तो उसको हम टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं, राइट। सो कैसे हम इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग बेसिकली कर सकते हैं। अब जो बेसिकली पहली बात तो ये, गुड टेक्निकल राइटिंग, अगर हम गुड टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो वो रीडर्स का जो नीड्स है उसको पूरा करेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और अटेंशन ग्रैब कर सकता है, ठीक है। उसमें हम सिंपल वर्ड्स, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने की कोशिश करेंगे, फालतू की जो है फालतू की बातें ना करके, ठीक है। तो इफेक्टिव राइटिंग के लिए सबसे जो कुछ की पॉइंट्स है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ बेसिकली हमारे पास ऑडियंस को समझना, मीट द ऑडियंस रिक्वायरमेंट। ऐसा हम कंटेंट को टेलर करें जिससे भाई कोई भी अगर वो पढ़ रहा है तो एक्सपर्ट जो है वो नीड बेसिकली टेक्निकल इन्फो चाहिए होता है तो उसके लिए ठीक है। बिगिनर्स को बेसिकली सिंपल्स और बेसिक्स पसंद है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। एक्सपर्ट को जो है वो टेक्निकल डिटेल्ड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो उसको उस हिसाब से लिखेंगे। तो कंटेंट को उस तरीके से हम बनाएंगे अपने राइटिंग को, जैसे हर एक ऑडियंस जो है बेसिकली जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को वो जो है फुलफिल कर पाए, ठीक है। टेक्निकल जार्गन्स, फैंसी टेक्निकल टर्म्स को जो है हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या पता समझ में ना आ पाए, है ना। तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर लॉजिकली। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक जो हमारा राइटिंग हम लिख रहे हैं उसको एक स्टोरी की तरह हम लिखेंगे, जिसमें पहला बिगिनिंग होगा जिसमें हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मिडिल होगा दैट इज़ मेन डिटेल्स हम वहाँ पे देंगे, फिर एंड में हम एक समरी या फिर एक्शन देंगे। हेडिंग्स, लिस्ट और ट्रांजिशंस को एक स्मूथ फ्लो के साथ जो है प्रेजेंट करेंगे अपने राइटअप में, ठीक है। तो ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करेंगे। फिर हम अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को दोस्तों हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसमें हम सिंपल वर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे ब्रॉड ऑडियंस जो है वो चीज़ समझ पाए। टेक्निकल टर्म्स उन्हीं को या उतना ही हम डालेंगे अपने राइटिंग में जितना नेसेसरी है और उनको डिफाइन कर देंगे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम अपना प्रिसाइज लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आता है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ क्लियर लैंग्वेज, जिसमें दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि द जाइंट प्लांट कोलैप। इसे समझ नहीं आ रहा जाइंट प्लांट कौन सा, डैमेजिंग मैनी बिल्डिंग्स, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, डज द प्लांट मीन फैक्ट्री और अ ट्री, है ना। प्लांट का मतलब एक फैक्ट्री है या फिर ट्री है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड को कट करेंगे, द बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है या फिर क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे जैसे द फैक्ट्री कोलैप्स्ड एंड डैमेज्ड बिल्डिंग्स, है ना। फैक्ट्री कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग को डैमेज किया, इंस्टेड ऑफ वर्डी वर्जन्स, है ना। इसको हम शॉर्ट रखेंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल रखेंगे और स्टीरियोटाइप्स, इमोशंस और बाइस को जो है वो हम यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इफेक्टिव राइटिंग का जो है कुछ बेसिकली कंसेप्ट्स, ठीक है। अब राइटिंग के प्रोसेसेस में दोस्तों 3 टाइप की प्रोसेस में आता है, दैट इज़ प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। प्री राइटिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं पहले देखते हैं। दिस स्टेज जो है इसमें हम दोस्तों प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं एक वर्ड में आपको बेसिकली एक लाइन में आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे प्री राइटिंग इज़ अ स्टेज इन विच हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आइडियाज़ को डेवलप करने के बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ऑडियंस को रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे पर्पस एंड स्कोप,
ठीक है, कि बेसिकली गोल ऑफ द राइटिंग, क्या मेरा गोल है, सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, या फिर रीडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो इसमें दो टाइप की चीज़ें आती है, दैट इज़ राइटर्स पर्पस, जो कि पर्सनल या फिर प्रोफेशनल गोल कोई भी राइटर है वो अपना लिखता है। रीडर्स पर्पस कि वाई वो बेसिकली वो चीज़ पढ़ रहा है, द रिपोर्ट, बेसिकली मेरे को, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के मेरा क्या फ़ायदा हो। जैसे दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका वीडियो, मेरा वीडियो देखने के बाद आपका जो है सेमेस्टर में फ़ायदा हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पर्पस, रीडर्स का पर्पस। अब राइटर का मतलब, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो पीयर ग्रुप है, जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं सारे, उनका फ़ायदा हो सके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो उसको हम बेसिकली पर्पस को बेसिकली जानना बोलते हैं। स्कोप क्या होता है, हाउ डीप और ब्रॉड द कवरेज इज़, कितना हम उस राइटिंग में या फिर बेसिकली उस राइटअप में क्या कितना हम कवर कर रहे हैं, कवरेज क्या है, कि एक बेसिकली ईयर का डेटा को हम कवर करके लिख रहे हैं, या फिर एक बेसिकली हम डिकेड का डेटा जो है वो कवर करके लिख रहे हैं, ना। जैसे यहाँ पे हम सिलेबस ओरिएंटेड होकर जितना सिलेबस में है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे पास स्कोप हो गया हमारे राइटिंग का, राइट। देन आता है दोस्तों ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ये नहीं जानेंगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें लिखना क्या है, या फिर किसके लिए हम लिख रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो तो पर्पस पता चल गया, किसके लिए लिख रहे हैं वो दैट इज़ बेसिकली ऑडियंस का एनालिसिस, ठीक है। उनके नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं, या फिर वो नॉन एक्सपर्ट हैं, या फिर नॉन स्पेशलिस्ट हैं, मिक्स्ड ऑडियंस। बेसिकली एक्सपर्ट जो है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे मैनेजर वगैरह, तो वो इन डेप्थ डिटेल उनको चाहिए होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब जैसे नॉन स्पेशलिस्ट हैं, उनको जनरल रीडर्स होते हैं, उनको बेसिक नॉलेज और सिंपल जो है राइटिंग चाहिए होता है। मिक्स्ड ऑडियंस बेसिकली वो बेसिक्स होते हैं बिगिनर्स के लिए, और हमें फ्लफ़ी वर्ड्स जो होती हैं, फालतू की जो हम ब्लफ करते रहते हैं, उसको हमें हटाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको समझाने के लिए, है ना। तो हमें वो ऑडियंस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट है कि हमें वो चीज़, जैसे मिक्स्ड ऑडियंस मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स को ऐड करेंगे और बेसिकली अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देंगे, जिससे एक इम्पैक्ट सेट हो पाए। तो यही मैंने आपको बोला, डॉक्यूमेंट जो रीडर्स हैं, हु आर द रीडर्स, व्हाट द रीडर्स रीड और नो, एंड व्हाट द रीडर्स विल डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट द रीडर्स नीड टू नो, है ना। तो ये चार चीज़ें जो है वो ऑडियंस एनालिसिस, बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देन आता है हमारे पास दोस्तों जनरेट आइडिया। मैं पहले और एक एक्सप्लेन करता हूँ, जनरेट आइडियाज़, है ना। तो ये आप दोस्तों नोट्स में लिख दीजिए कि बेसिकली टेक्निक होता है जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इसका मतलब फ्री फ्लो थॉट्स करते हैं, हम लिस्टिंग करते हैं पॉइंट्स को, एंड क्लस्टरिंग करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइंड मैपिंग हो गया, या फिर विजुअली हम कुछ बातें कर रहे हैं, है ना। अपने आइडियाज़ को नैरो डाउन करते हैं लिखने के लिए। फिर आता है हमारा रिसर्च दोस्तों एक मेजर ऑनगोइंग पार्ट है, जिसमें हम फैक्ट्स और आइडियाज़ को मल्टीपल सोर्सेज से बेसिकली कलेक्ट करते हैं, और उन आइडियाज़ या जो हमने कनेक्ट किया है ऑथेंटिक सोर्सेस में से, उनमें हम रिलायबल आइडियाज़ को अपने आइडिया में कैसे जो है फिट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं, है ना। तो इसमें प्राइमरी सोर्सेस होता है, जहाँ पे हम ओरिजिनल डेटा को जो है सर्वेस के थ्रू जो है वो हमारे पास हम लाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि हमारे पास अदर्स के वर्क को हम आर्टिकल्स या इन सब चीज़ों को हम जो है रिसर्च में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि भाई हम अपने जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम ले रहे हैं उसको साइट करना चाहिए। अब साइट से हमारा याद आया कि बेसिकली प्लैगरिज्म दोस्तों क्या होता है कि हम जो है किसी और का आइडिया या फिर वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिना क्रेडिट दिए। तो ये एक एथिकल इशू है। इसमें बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉपिंग, है ना, हम डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं, साइटेशन उनका नहीं देते, कॉपी कर लेते हैं उनके कोड्स को। पैराफ्रेजिंग करते हैं उन्हीं के कंटेंट को और उनको क्रेडिट नहीं देते। पैराफ्रेजिंग का मतलब हमने उनका कॉपी बेसिकली किया और दूसरी तरीके से थोड़ा लिख दिया उसको बना के, है ना, उसको घुमा फिरा के लिख दिया, तो वही सेम चीज़ है, हमने क्रेडिट नहीं दिया। उनके आइडियाज़ को अपने आइडिया बोल के हमने यूज़ कर लिया, और फिर हमने उनको अवॉइड किया। बेसिकली किसी का आइडिया हमने अगर लिया है तो उनको कोट करना हमने नहीं किया, साइटिंग करना नहीं किया। तो साइटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी का भी आप आइडिया या फिर किसी का भी आप दोस्तों डेटा आप यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके राइटिंग में तो आपको हमेशा उनको क्रेडिट या फिर साइटेशन देना चाहिए। देना नहीं, तो बेसिकली आपको देना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, तभी जाके जो है आप एक अच्छा रिसर्च लिख पाओगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ लिखी हुई है, आइडियाज़ क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिस्टिंग करते हैं हम, है ना। और डेटा सोर्स जो है वो ऑथेंटिक हो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। अब आता है दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन इज बेसिकली अ सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सारे फुल सेंटेंसेस नहीं होता, बट एक बेसिकली वर्ड्स और फ्रेजेस होता है जो कि एक स्ट्रक्चर और फ्लो को जो है वो गाइड करता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? ये दोस्तों हमारे आइडियाज़ को नैरो डाउन कर देता है, लॉजिक को इंश्योर करता है, और बेसिकली ये इट प्रिवेंट्स रैम्बलिंग। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे होता है आउटलाइन का मतलब। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं यहाँ पे? नैरेटिव और क्रोनोलॉजिकल होता है। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन में दोस्तों हम लिखते हैं। डिडक्टिव बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक, स्टार्ट विद द मेन आइडिया। हम एक मेन आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली उसको जनरल से स्पेसिफिक जाना हमारे पास बोलते हैं डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल कंक्लूजन तक जाना, तो वो हम यहाँ पे आउटलाइन में ऐड करते हैं। स्पेशल बेसिकली लोकेशन या फिर लेआउट को अगर हम जो लिखते हैं तो उसको स्पेशल हम यहाँ पे बोलते हैं। एम्पैथेटिक बेसिकली इंपॉर्टेंस के थ्रू, मोस्ट क्रिटिकल को हम पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखा, फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको नीचे हमने बेसिकली लिखा, बाद में लिखा, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है। अब रूल्स फॉर अ गुड बेसिकली अगर हम देखा हूँ मैं आपको, अच्छा एक आउटलाइन बनाने के लिए हमें एक पैरेलल ग्रामर यूज़ करना चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। पैरेलल ग्रामर बेसिकली सेल्स, यहाँ पे आपको लिखा होगा प्रमोशन सेल्स, है ना, प्रमोट सेल्स, वो गलत है, हमें सेल्स प्रमोशन लिखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें पैरेलल ग्रामर का इस्तेमाल करना चाहिए। इक्वल लेवल हेडिंग्स हम यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इक्वल आइडियाज सेम लेवल में होने चाहिए, है ना। ग्रुप्स जैसे बेसिकली एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन जो है वो एक साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अलग अलग है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो लिमिटेशंस है उसको हमने साथ में कर दिया, जिससे एक सेम लेवल जो है वो मेंटेन हो पाए। फिर आता है सब ऑर्डिनेशन, है ना। सब ऑर्डिनेशन में जैसे दोस्तों सब हेडिंग जो है वो मेन हेडिंग को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज़, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो एप्लीकेशन के अंडर होना चाहिए, है ना। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे सब हेडिंग्स का ये होता है। फिर नंबरिंग भी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास एक कंसिस्टेंट नंबरिंग हम करना चाहिए हमें। जैसे अगर 1 2 3 4 आप लिख रहे हो हेडिंग्स में, तो 1 2 3 4 ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 6 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, ऐसा नहीं, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये एक रिसर्च पेपर आउटलाइन है जहाँ पे हम जो है बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हिस्ट्री ऑफ द डेटा हम बताते हैं। फिर पहले बॉडी सेक्शन 1 होता है जिसमें क्या हुआ, है ना, हु केयर्स, बेसिकली एग्जांपल्स फैक्ट्स हम दिखते हैं यहाँ पे, मेन होता है ये वाला। फिर बॉडी सेक्शन 2 होता है जिसमें दोस्तों हम कॉन्सिक्वेंसेस, अगर बेसिकली अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, कॉज इफेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। बॉडी सेक्शन 3 होता है जहाँ पे हम अपने सोल्यूशन को प्रपोज करते हैं। एंड लास्टली हम जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कंक्लूजन देते हैं लास्ट में। स्टोरी कट बेसिकली हम एक कंक्लूजन देते हैं कि भाई ये जो है हमारा पूरा आइडिया है, ये जो है हमारा सॉल्यूशन है, और ये जो है पूरा हमारा बैक टू द इंटरव्यू हम जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा यहाँ पे आउटलाइन, है ना। अब आता है दोस्तों अब जो है हम एक काम करेंगे यहाँ पे, हम एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब जो है दोस्तों हम देखेंगे एक और कंसेप्ट, जैसे बेसिकली राइटिंग स्टेज, है ना। फिर हम समराइज़ और में जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे राइटिंग स्टेज क्या होता है ना। तो राइटिंग स्टेज में दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने प्री राइटिंग स्टेज ऑफ कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, है ना। अब राइटिंग स्टेज में दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने आउटलाइन को एक ड्राफ्ट के अंदर बदल देते हैं। टर्न बेसिकली हम करते हैं अपने आउटलाइन को ड्राफ्ट के अंदर। अभी तक हमने देखा था आउटलाइन क्या होता है ना। अब आउटलाइन को जब हम ड्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम राइटिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग के बेसिकली हम इसको क्या क्या इसमें हमारे पास बेसिकली बेसिक्स हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो किस, जो आपको कभी नहीं मिलने वाला बट हाँ टेक्निकल राइटिंग में आपको मिल चुका है, दैट इज़ बेसिकली किस, दैट इज़ कीप इट सिंपल स्टूपिड, है ना। ये बेसिकली लिखने का तरीका है। कीप इट बेसिकली हमारे पास सिंपल, ये स्टूपिड आप हटा सकते हो। दैट इज़ बेसिकली हमें सिंपल रखना चाहिए, हमें इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करना चाहिए, एक्टिव वॉइसेस जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। देन स्ट्रक्चर जो है एक मेंटेन करना चाहिए, मल्टीपल पैराग्राफ्स जो है पर आइडिया, वो जो है हमारे पास हर एक आइडिया के लिए मल्टीपल पैराग्राफ हम यूज़ करें। और रिडंडेंसी को हमें जो है नहीं लानी चाहिए, रिपीटेशंस को नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और कॉर्टियस लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस जो है बेसिकली एक्टिव फॉर क्लैरिटी। जैसे
हमेशा जो है अपने, अगर आप लिख रहे हो तो बेसिकली राइटिंग स्टेज में आपको बेसिकली एक पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। पैसिव फॉर फॉर्मेलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मेलिटी और इम्पर्सनैलिटी के लिए जो है पैसिव वॉइस आप यूज़ करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टडी वाज कंडक्टेड बाय, ऐसे ना लिखकर हम लिखेंगे द साइंटिस्ट कंडक्टेड द स्टडी, है ना। तो पैसिव वॉइस में लिखिए, जिससे एक जो है हम एक फॉर्मल और इम्पर्सनल जो है अटेम्प्ट यहाँ पे ला पाएँ, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्लॉज। अब क्लॉज में दोस्तों हम लॉन्ग क्लॉज जो है वो यूज़ ना करेंगे, मतलब बेसिकली अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग मॉडिफाइड क्लॉजेस का यूज़ ना करके हम जो है शॉर्ट से शुरू करेंगे, एक सिंपल फॉर्मेट में हम लिखेंगे। मतलब बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में क्लॉज ना लिख कर, सेंटेंसेस को ना लिख कर, एक बेसिकली सिंपल वे में हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, due to the complex interaction between the atmospheric factors, oceanic currents and the solar radiation, predicting long term climate patterns remains a challenging task for scientists, है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बताऊं तो हम complex clauses से यूज़ ना करके scientists struggle to accurately forecast long term climate trends due to the integrate interplay of the atmospheric conditions, ocean currents and sunlight। तो जो मेन चीज़ है वो बेसिकली हमने बताया कि इसकी वजह से हुआ, तो पहले हम बताएंगे कि ये हुआ, देन क्यों हुआ वो हमने बाद में बताया, राइट। अब दोस्तों आता है लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पोस्ट राइटिंग स्टेज, है ना। अब पोस्ट राइटिंग स्टेज दोस्तों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पोस्ट राइटिंग में हम रिफाइनिंग और शेयरिंग करते हैं अपने डेटा का, राइट। तो यहाँ पे रिफाइन करते हैं अपने डेटा को जो कि हमने लिखा है, राइटअप किया है, एंड साथ ही साथ हम पॉलिश करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं इम्पैक्ट के लिए, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, है ना। क्या करते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, रिवाइजिंग के अंदर हम बेसिकली रिवाइज करते हैं कुछ मल्टीपल कंसर्न्स, अगर लॉजिकल सीक्वेंस गलत है, अगर ऐसा कुछ है जो कि सेंस नहीं बना रहा तो उसको हम हटा देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन लाने की कोशिश करते हैं, है ना। और फिर अगर इसमें जो है रीराइट में, रिवाइजिंग में हमें वापस लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। इंट्रो कंक्लूजन स्पेशली ज़्यादा लिखना पड़ता है, जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो बार बार हमें और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि कुछ अगर चेंजेस होता है पूरे राइटअप में तो हमें वापस से उसको एक्यूरेट और अच्छा पॉलिश करने के लिए हमें चाहिए होता है। देन एडिटिंग में दोस्तों अगर हमारे कुछ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पंक्चुएशन में कोई दिक्कत है, कंसाइजनेस नहीं है, शॉर्ट हम पैराग्राफ्स को जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। कोई फालतू के अननेसेसरी वर्ड्स अगर हैं उसको हटा सकते हैं, एम्बिग्विटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, एक फॉर्मेट स्टाइल जो है उसको फिक्स कर सकते हैं, रीडेबिलिटी को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, प्लैगरिज्म अगर हमारे पास है उसको वापस चेक कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। देन पोस्ट राइटिंग स्टेज आता है। अब इसमें दोस्तों ऑफकोर्स वही चीज़ हम कर रहे हैं, पोस्ट राइटिंग स्टेज के अंदर रिव्यूइंग, थर्ड आता है हमारा रिव्यूइंग। अब रिव्यूइंग के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, बेसिकली फीडबैक लेते हैं पीयर, अगर हमारे पास कोई हमारे बडीज़, हेलो बडी, है ना, तो अगर हमारे कोई दोस्त भाई बंधु हैं तो उनसे हम जो है बेसिकली रिव्यू लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। एक्सपर्ट्स हमारे पास टीचर्स हैं, उनसे, फैकल्टीज़, उनसे हम लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। और हम ऑडियंस से पूछते हैं सर्वेस के थ्रू कि भाई ये ऑडियंस का जो है ये मीट कर पा रहा है कि नहीं हमारा राइटअप, है ना। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो गया। एंड लास्टली पब्लिशिंग, हम मीडियम चूज़ करते हैं कि ऑनलाइन पब्लिश करना है, जैसे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स में पब्लिश करना है, या फिर प्रिंट में पब्लिश करना है, जैसे रिपोर्ट्स या मेमोज हो गया, एकेडमिक पेपर से, रिसर्च पेपर हो गया, रिव्यू पेपर हो गया, उसमें पब्लिश करना है। फिर टारगेट ऑडियंस को देखना है कि किसके लिए कर रहे हो, तो पर्पस आपको देखना है, और ये होता है हमारा यहाँ पे पब्लिशिंग वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे होगी। अब दोस्तों आता है हमारा रिसर्च। टेक्निकल राइटिंग में रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। रिसर्चिंग क्या होता है, रिसर्च जो है वो प्री राइटिंग का एक कोर टॉपिक था जो हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो हमें हमेशा जो है प्री राइटिंग मतलब लिखने से पहले रिसर्च करना होता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे साइज़ को एस्टिमेट करना, स्कोप को देखना कि कितना स्कोप है इस पूरे रिसर्च का, मेथोडोलॉजी की थ्योरीज़ को हमें यहाँ पे देखना होता है। अब मेन जो चीज़ है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले जो आता है दैट इज़ प्राइमरी रिसर्च। इसमें जो है हम ओरिजिनल डेटा को कलेक्शन करते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है और कस्टमाइजेबल होता है ना। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट ये जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जो है अपने से डेटा जो है कलेक्शन करते हैं थ्रू सर्वेज एंड मेनी मोर थिंग्स, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। सेकेंडरी क्या होता है, हम दूसरों का, ये अदर्स डेटा को हम लेते हैं। ये जो है फास्टर होता है, चीपर होता है, बट हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता और यूनिकनेस का भी यहाँ पे जो है दिक्कत आती है। टर्शरी बेसिकली हमारे पास कोई
गाइड्स जो सोर्सेज होते हैं उनके गाइड, जैसे बिब्लियोग्राफीज हो गया, कैटलॉग्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम अगर लेते हैं तो टर्शरी में आ जाता है वो। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अगर मान लो क्वांटिटेटिव नंबर या फिर स्टैटिस्टिक्स, जैसे व्हाट, हाउ, ये सारी चीज़ें, लार्ज सैम्पल्स, प्रिसाइज बट लैक्स कंटेंट, ऐसी सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है। वर्ड मीनिंग्स, या फिर जब वो आंसर करता है वाई या फिर हाउ वाले क्वेश्चन और वो फ्लेक्सिबल होता है, इन डेप्थ या फिर बाइस प्रोन होता है और स्मॉल सैम्पल्स के लिए यूज़ होता है, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब कैसे हम इन सब चीज़ों को गैदर करते हैं, बेसिकली प्राइमरी रिसर्च हो गया या फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया तो इंटरव्यूज़ के थ्रू हम इसको गैदर करते हैं। इंटरव्यूज़ में जैसे क्वालिटेटिव हो गया हमारे पास, इसमें हम गाइडेड कॉन्वर्स, फेस टू फेस, फ़ोन, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ों में भी हम जो है यहाँ पे अपना जो है इनसाइट्स ले सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं। फिर टाइप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लेते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सर्वेस के थ्रू दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो है डेटा गैदर करते हैं और अपना जो है रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, फोकस ग्रुप्स के थ्रू, है ना, फोकस ग्रुप जैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में, जिससे हमें कुछ जो है डाइवर्स ओपिनियंस मिल सके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। देन सेकेंडरी रिसर्च का मैं बता रहा था, सेकेंडरी रिसर्च का जिसको टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब लोकेटिंग, सोर्सेज को लोकेट करते हैं, डेटाबेस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से हम जो है डेटा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जो हमारा रिसर्च मेथड्स होते हैं वो दोस्तों हमारे पास हम दूसरों का डेटा लेते हैं थ्रू इंटरनेट और डेटाबेसेस। गूगल स्कॉलर हो गया, या आपको पता होगा गूगल स्कॉलर में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, तो वहाँ से अगर आपको आइडिया लेना है, ऑफकोर्स आपको प्लैगरिज्म नहीं करना, आपको साइटेशन हमेशा रखना है, बट मैं आपको बता रहा था कि ये सारे सोर्सेज हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो, राइट। फिर हमारा लिटरली रिव्यूज़ आता है, लिटरेचर रिव्यूज़, जिसमें बेसिकली हम क्रिटिकल समरी जो है एक पब्लिश्ड वर्क का किसी भी टॉपिक पे वो हम यहाँ पे डालते हैं, जो कि आइडियाज़ को चैलेंज करता है या फिर कोई गैप्स है उसको हमारे पास यहाँ पे स्पॉट करता है। रिव्यू पेपर बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे पेपर में जो कमी रह गई उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कमी रह गई है, या फिर ये जो है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर आइडिया के अंदर, वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके साथ फिर आता है हमारे पास दोस्तों एक कंसेप्ट ऑफ समराइजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, समराइजिंग थोड़ा सीख लेते हैं कि समराइजिंग क्या होता है ना। तो एक सेकेंड, समराइजिंग दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है। हाँ, सो समराइजिंग बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट का एक शॉर्टर वर्जन जो होता है उसको हम लोग समरी बोलते हैं, है ना। कंडेंस कर देते हैं अपने आइडियाज़ को, मेन आइडियाज़ को, आर्गूमेंट्स को अपने वर्ड्स में, डायरेक्ट कोट ना करके अपने वर्ड्स में जब अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं एक शॉर्ट फॉर्मेट के हिसाब से, उसको हम समरी बोलते हैं। अब इसका गोल क्या होता है, ये जो है दोस्तों रीडर को हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि ये जो हमारा राइटअप है वो रीडिंग बेसिकली वर्थ रीडिंग है कि नहीं, क्या उससे हमारे पास एसेंशियल टॉपिक्स को कवर करता है कि नहीं। और इसमें जो है समरी के अंदर हम एग्जाम्पल्स और या फिर रिपीटेशन को जो है वो इंक्लूड नहीं करते। हमारा जो समरी होना चाहिए वो कंसाइज और ऑब्जेक्टिव, उसका जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, और सारी चीज़ें जो है हमारे आइडिया के अंदर वो स्मूथली लिंक्ड होनी चाहिए, ठीक है। और हम थर्ड पर्सन में इसको लिखते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैराफ्रेजिंग की, है ना, तो पैराफ्रेजिंग में हम दोस्तों क्या करते हैं, जो लेंथ होता है वो सेम ही होता है ना। ओरिजिनल टेक्स्ट को हम क्या करते हैं अलग वे में लिख देते हैं, बट सेम लेंथ होता है, बट समरी जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 पार्ट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो समरी का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था हमारा समराइजिंग क्या होता है ना, उसके स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पर्पस अंडरस्टैंड करो, फिर आप जो है रीड करो डीपली, फिर आप पैराग्राफ बाई पैराग्राफ उसको जो है अपने लैंग्वेज में लिखो, नोट्स टेक करो, पैराफ्रेज करो और एडिट द लेंथ, कट द एक्स्ट्रास, है ना। जितने भी लेंथ है बेसिकली 1/3 ऑफ द लेंथ आपको ये करना है। ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना होता है समरी के अंदर, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम अपना जाएंगे विजुअल एड्स इन रिसर्च क्या होता है वो सीखने के लिए। दोस्तों विजुअल एड्स इन टेक्निकल राइटिंग क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इमेजेस, चार्ट्स, ये सारी चीज़ों का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स से बेसिकली तेज़ी के साथ, है ना। मतलब बेसिकली हम जब भी इमेजेस या चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए रैदर देन वर्ड्स या फिर टेक्स्ट, उसको हम विजुअल एड्स बोलते हैं। ये दोस्तों रिपोर्ट्स या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आइडियल यूज़ होता है। क्यों हम इसे यूज़ करें, बिकॉज दोस्तों मास जो है ये बेसिकली जो विजुअल एड्स होते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स, वो जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स जो होती है ना उसको ईजिली जो है वो हैंडल कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ जाती है और रिटेंशन पावर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है ना। एक प्रोफेशनल टच जो है वो डाल देता है और रिलेशनशिप्स को जो है वो हाईलाइट करता है।
गाइडलाइंस क्या होती हैं बेसिकली दोस्तों, एक अच्छा अगर आप विजुअल एड करना चाहते हो, नीट होना चाहिए, क्लियर एंड सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, और डेटा जो है उसमें हमारे पास होना चाहिए, बैलेंस्ड टेक्स्ट, और जो है जो साइजिंग है वो सही होनी चाहिए। इसकी जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें जो है हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सिंप्लीफाइज द डेटा, ये सारी चीज़ें हो गई। जो इलस्ट्रेशन है वो नीट एंड क्लियर एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, सेल्फ कंटेंड, अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू डेटा, लेबल्ड होना चाहिए, गुड बैलेंस बिटवीन वर्बल एंड विजुअल डेटा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इलस्ट्रेशंस जो होती हैं, विजुअल एड्स टेबल्स के थ्रू हो सकती हैं, फिगर्स के थ्रू हो सकती हैं। अब टेबल्स में अगर हम विजुअल एड देखेंगे दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स होती हैं डिपेंडेंट, जिसमें हमारे पास आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रेज, ठीक है। एंड देन फिगर्स के बारे में ग्राफ्स होता है, चार्ट्स होता है, ड्राइंग्स होता है, फोटोग्राफ्स होता है और मैप्स होता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं टेबल्स की बात करूँ ना, तो टेबल्स यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 टाइप की होती हैं टेबल्स। एक होता है हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट, और एक होता है फ्रेज। अब डिपेंडेंट दोस्तों हमारे पास जो है ना टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस टेबल को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स, जनरल वर्ड, स्पेशल वर्ड, मैटरनिटी वर्ड, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि डिटेल्स ऑफ द इनपेशेंट्स एडमिटेड इन 14/11/50, ये डेट है हमारे पास, है ना। तो अब जाके पता चला अच्छा ठीक है, ये जो है पेशेंट्स का जो है हमारा डिटेल है जो कि एडमिटेड हुए थे जनरल वार्ड में, स्पेशल वार्ड में और मैटरनिटी वार्ड में, है ना। तो ये डिपेंडेंट है टेक्स्ट के ऊपर। अब इंडिपेंडेंट बेसिकली ये जो है इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फ्रेज जो होता है वो वर्ड बेस्ड होता है। डेटा के अंदर जब हम वर्ड्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ना होके वर्ड्स जब यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास ग्राफ्स। ग्राफ्स भी एक टाइप ऑफ जो है अनदर वे है रिप्रेजेंट करने का डेटा टेबल्स के थ्रू, मतलब टेबल्स के अलावा ग्राफ्स दोस्तों हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लाइन ग्राफ हो गया, यहाँ पे दोस्तों अगर हमें ओवर टाइम ट्रेंड अगर बताना हो, है ना, तो वो चीज़ जो है अगर एक ड्यूरेशन में अगर हमें किसी चीज़ का ट्रेंड बताना हो तो लाइन ग्राफ यूज़ करेंगे जो आपको दिख रहा होगा। देन बार ग्राफ, अगर मान लो कंपैरिजन वगैरह करना है, अलग अलग कलर हम यूज़ करेंगे जिससे हम बार ग्राफ दिखा सकें। देन आता है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स बेसिकली परसेंटेज, ऑल्सो नोन एज परसेंटेज या फिर सर्कल ग्राफ, जो कि बेसिकली दोस्तों परसेंटेज या फिर सेक्टर जो है बताता है। हर एक सेक्टर जो है हर एक परसेंटेज बताएगा कि कितना ज़्यादा साइज़ और कितना ज़्यादा बेसिकली हमारे पास उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, ठीक है, उस ग्राफ में। फिर आता है स्कैटर प्लॉट, जो कि बेसिकली रिलेशनशिप बताता है 2 वेरिएबल्स के बीच, है ना, और कोरिलेशन बताता है। अगर मान लो दोस्तों 1-2 वेरिएबल है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों घट रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो भाई नो कोरिलेशन, है ना, तो उसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इमेज ग्राफ या फिर पिक्टोग्राम जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें हम दोस्तों बार लाइक आइकॉन्स होती हैं जिसमें आई कैचिंग हमारे पास, जैसे अलग अलग हम इमेजेस के थ्रू जो है वो अपना विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर एरिया ग्राफ होता है जिसमें हम ओवर टाइम अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसको एरिया से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंजेस ओवर टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट्स एंड डायग्राम्स भी आती हैं। बेसिकली चार्ट्स एंड डायग्राम्स दोस्तों क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो कि हायरार्कीज बताती है, कंपनी का स्ट्रक्चर बताया जाता है। फ्लो चार्ट होता है जो कि प्रोसेस, एरोज, शेप्स, ओवल, स्टार्ट एंड रेक्टेंगल, इन सब को यूज़ करते हैं जिससे हम एक प्रोसेस को बता पाएँ। डायग्राम्स और ड्राइंग्स होती हैं जो कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर प्रोसेस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफ जो कि रियलिस्टिक व्यूज़ देता है, और मैप्स जो कि स्पेशल या फिर स्केल्स, शेडिंग इन्फो जो है वो हमारे पास सिंबल्स देता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का एक एग्जांपल है, राइट। सो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर द टेक्निकल राइटिंग कंसेप्ट्स। हमने देखी कि टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, दैट इज़ प्री राइटिंग स्टेज, इसमें हमने देखा ऑडियंस का इंपॉर्टेंस, पर्पस, ये सारी चीज़ें। राइटिंग स्टेज क्या होता है, पोस्ट राइटिंग स्टेज हम क्या करते हैं, रिसर्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, समराइजिंग, आउटलाइनिंग हमने देखा, विजुअल एड्स, फिर हमने देखा डेफिनेशन इन सब का, फिर डिस्क्रिप्शन देखा, स्टेप्स देखे कैसे करते हैं, करा जाता है सारी चीज़ें, और फिर जो है हमने पूरा पार्ट 2 ऑफ द टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट ख़त्म किया है। सो दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स को देखा था। आज के पार्ट में हमने टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स देख लिया है। आगे की वीडियो में हम और भी अलग अलग कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, टेक्निकल राइटिंग पर्टिकुलरली, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह हम देखेंगे उसमें। टेक्निकल राइटिंग में जैसे एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और आगे के पार्ट्स आता रहेगा, राइट। सो हम मिलेंगे ऐसी एक अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर
मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों कुछ भी सीखने को मिला है, जानने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि आपके साथ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए अगर मैं थोड़ा सा भी मैटर बेसिकली फ़ायदा करवा पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जल्दी से तोड़ फोड़ दीजिए और भेज दीजिए अपने वीडियो को, ये लिंक को अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के बाद ये जो सेशन पीडीएफ है, बेसिकली जो पीपीटी का मेरा जो पीडीएफ है, वो भी दोस्तों लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको एक्सेस करके जो है वो पढ़ सकते हो। उसमें मैं और भी बाकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं मर्ज करके आपको पीडीएफ दूंगा जिससे आपका फ़ायदा हो सके, राइट। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। हिट द लाइक बटन। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।